हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेटीयू एलआईसी 2016 में जो 3 पेपर हुए थे उसमें सबसे पहला पेपर जो है जो 22/5/2016 को हुआ था उस पेपर सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए है, मतलब जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वैसे एमसीक्यू यहाँ पे पूछे हुए हैं। मैं आपको बात कर दूँ, ये जो एग्जाम पेपर हुआ था जेटीयू एलआईसी 2016 में जो हुआ था उसमें 3 पेपर हुए थे कंटिन्यूअसली। एक सबसे पहले आपका 22/5/2016 को हुआ था, उसके बाद जो दूसरा पेपर हुआ था आपका 22/9/2016 को हुआ था, और उसके बाद जो लास्ट पेपर हुआ था ये 11 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसका जो है हमने नाम दिया है, हाँ ये पेपर जो हमने सॉल्व किया है इसका हमने नाम दिया है ऑलरेडी 2016 का पेपर सोल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो हमने पेपर सॉल्व किया है 11/12/2016 का, हाँ इसका हमने नाम दिया हुआ है 2016, इसका हमने नाम दिया हुआ है 2017, और इसका जो हम ये इस पेपर का सॉल्यूशन है, हाँ उसका हम जो है नाम दे रहे हैं क्योंकि हमने 2016 एक पेपर का नाम दिया हुआ है, इसलिए 2015 जो है हम इसका नाम दे रहे हैं। इस पेपर सॉल्यूशन के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस दिखाऊंगा। ये तीनों जो पेपर हुए 2016 में हुए हैं, हाँ आपको पता है कि 3 एलआईसी एग्जाम हुए थे कंटिन्यूअसली एक ही ईयर में, तो आपका सेम टू सेम होने जा रहा है 2022 में भी 2 एलआईसी एग्जाम बैक टू बैक होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो है क्रोनोलॉजी बहुत ही मतलब सिमिलर क्रोनोलॉजी है, इसके मैं आपको बात करूँगा और उससे आपको बहुत ही मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा और मतलब आप कॉन्फिडेंस भी आपका गेन होगा। इसकी हम लास्ट में बात करेंगे। सो इस पेपर सोल्यूशन को पूरा देखना। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है द वर्ड यूएचएफ। यूएचएफ का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, आपको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही आंसर होगा। इन द डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग द कंप्यूटर सिग्नल्स आर नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू पीसीएम। कौन से सिग्नल को हम नॉर्मली पीसीएम में कन्वर्ट करते हैं? हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम पीसीएम में कन्वर्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। देन इन केस ऑफ द टेलीफोन लाइंस द यूजेबल बैंडविड्थ कौन सा होता है आपका? 300 हर्ट्ज टू 3.3 किलोहर्ट्ज, या तो 0.3 किलोहर्ट्ज तो 3.3 किलोहर्ट्ज आप कहते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीसीएम रिक्वायर्स बैंडविड्थ। पीसीएम में 64 केबीपीएस का बैंडविड्थ होता है, तो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिस क्वेश्चन की हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज। रिकॉर्ड जो है ट्री ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल अदर यूनिट बाय जनरेटिंग अ टाइमिंग सिग्नल। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो टाइमिंग सिग्नल जनरेट करके अदर यूनिट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। विच बस इज बायडायरेक्शनल। कौन सा बस जो है बायडायरेक्शनल होगा ऐसा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका डाटा बस जो होता है वो बायडायरेक्शनल होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अ पावर सिस्टम वुज इनपुट एंड आउटपुट आर डीसी इज कॉल्ड एज चॉपर। मतलब का इनपुट और आउटपुट दोनों जो डीसी हो तो इसे हम क्या कहते हैं? चॉपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटर बाय ऑल्टरनेटर हैविंग 8 पोल्स रोटेटिंग एट 750 आरपीएम क्या होगा? तो इसके आपको इक्वेशन है, आपको पता है कि आपका जो स्पीड होता है, हाँ सिंक्रोनस स्पीड जो होता है दैट इज नथिंग बट 120 f/p होता है। सो यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, आपको सिंक्रोनस स्पीड जो है वो दिया हुआ है 750 आपको दिया हुआ है, और 120 इंटू इसके बारे में पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हालांकि f डिवाइड बाई p जो आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके 6000 डिवाइड बाई आपका 120 आएगा, तो आपका f जो है 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल जो होता है एक्चुअली एग्जैक्टली मिडवे में होता है, मिडवे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड आप ऐसा कह सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इज हैवीली डॉप पीएन जंक्शन अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन क्या कहते हैं? उसे अवालांच ब्रेकडाउन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है? आपको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देगा वो, ऑप्शन सी जो यहाँ पे है बिल्कुल सही आंसर है। जेनर डायोड की हम बात कर रहे हैं। जेनर डायोड यहाँ पे जो होता है इज अ शार्प ब्रेकडाउन एट द लो रिवर्स वोल्टेज। सो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ है कि द इनर पोर्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर क्या कहा जाता है? पोर्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है उसे क्या कहते हैं? हम कोर कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। द बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज अराउंड 900 टेराहर्ट्ज। बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म्स ऑफ टेराहर्ट्ज होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज बाय द मोस्ट सैटेलाइट आपका होता है एसएचएफ। हाँ 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी से कहा जाता है, एसएफएच बैंड कहा जाता है, जिसमें आपका एलएससीएस के वगैरह जो बैंड होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, माइक्रोवेव के जो बैंड है वो वहाँ पे आता है। नेक्स्ट द टर्म रडार स्टैंड्स फॉर। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो ऑप्शन बी दिया हुआ है जो बिल्कुल सही आंसर है।
द बेसिक जीएसएम इज बेस्ड ऑन द ब्लैंक ट्रैफिक चैनल। बेसिक जीएसएम आपका होता है जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक चैनल पर वर्क करता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ईपीरॉम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे देखो रिलेटेडली बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ईपीरॉम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप ऐसा कह सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड ऑक्टल नंबर 213 मतलब आपका जो 237 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले 2 मतलब 010 होगा, देन 3 मतलब 011 होगा और 7 मतलब 111 होगा। सो ऑप्शन यहाँ पे ए जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो लेजर जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। सो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांसपोर्टर कंप्राइजेज ऑफ, ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटेना सब कुछ होता है। ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू कैन रीड एंड राइट डेटा बाय यूजिंग द डेटा बस, सीपीयू जो होता है रीड राइट करता है यूजिंग द डेटा बस। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द एक्सओर फंक्शन, आपको पता है कितने नैंड गेट चाहिए, 4 नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन शायद आपका 2022 में रिपीट भी हुआ था। देन सीपीयू कंटेंट, सीपीयू क्या कंटेंट करता है, कंट्रोल यूनिट द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है दोनों सीपीयू में होता है। सो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ब्लैंक इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द रजिस्टर, डेटा रजिस्टर में स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटा फ्लिप फ्लॉप मतलब हम यूज करते हैं। सो डी फ्लिप फ्लॉप जो इसका यूज करते हैं, ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर है। विच मेमोरी डिवाइस जनरली मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर, कौन सा मेमोरी डिवाइस यूजिंग सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, आपका रैम जो होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम होता है। जो आपका डायनामिक रैम होता है वो यूजिंग द सीमॉस एंड स्टैटिक रैम जो होता है यूजिंग फ्लिप फ्लॉप जो है बनाया जाता है। हाउ मेनी 128x8 मेमोरी चिप्स आर नीडेड फॉर द मेमोरी लोकेशन कैपेसिटी ऑफ द 2048 बार, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स रिक्वायर्ड आप करोगे तो टोटल मेमोरी साइज आपको दिया हुआ है 2048 करोगे। 2048 मतलब क्या लिख सकते हो, 2 कितना लिख सकते हो, 2:11 डिवाइड बाय आपका 128 मतलब कितना होगा, 2:7 होगा तो 2:4 बचेगा। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 होगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बाइट्स में दिया हुआ है। सो 2:4 आएगा, 2:4 + 16 जो यहाँ पे होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, जावा जो ओओपी है आपको पता है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आईएसपी स्टैंड्स फॉर द इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप इज ब्लैंक कमांड इन द एसक्यूएल, ड्रॉप जो होता है ये डीडीएल कमांड है मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है, हाँ उसका एक कमांड होता है जहाँ पे आप मतलब पर्टिकुलरली कोई आप मतलब रिमूव करना है आप इसका मतलब टेबल वगैरह में हाँ चीज़ मतलब रिकॉर्ड को, तो इसके लिए ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथड इन विच द रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड, इसे क्या कहा जाता है, इसे हैश फंक्शन कहा जाता है। मतलब आपका रिकॉर्ड जो होता है वो पर्टिकुलरली फिजिकल लोकेशन पर स्टोर, मतलब आपको मतलब ए आप ले लोगे तो ए पता है आपको 1000 नंबर ऑफ लोकेशन पे है, बी जो होता है 2000 लोकेशन पे है। हाँ जिसे आप मतलब हैश करके करते हो ना, आप हैश का यूज़ करते हो जैसे सोशल मीडिया वगैरह में। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे हैश का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली लोकेशन आपको पता है कि हैशटैग करके आपने लिख दिया है कि हैशटैग जेटीओ, हाँ तो जेटीओ करके जितना भी हैशटैग करके जेटीओ जितना भी मतलब इंटरनेट पे होगा वो सारा जो है आपके सर्च पे आ जाएगा। हाँ सो इसका मतलब ऐसा ही होता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पता होता है कि मैं पर्टिकुलरली उसका की कहाँ पे मतलब की दे दिया जाता है जो फिजिकल रिकॉर्ड। सो इसीलिए इसका जो सर्चिंग होता है बहुत ही फास्ट हो जाता है और ऑर्डर ऑफ 1 का हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेटर इन द रिलेशन अलजेब्रा, सिग्मा जो है हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेस इन द रिलेशनशिप इन इज कॉल्ड एज द एंटिटीज रोल, एंटिटीज का क्या कहा जाता है, मतलब जो फंक्शन रिलेशनशिप में रोल करता है एंटिटी मतलब उसमें उसको क्या कहा जाता है, रोल कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा हुआ है, अब blank is the pictorial distribution of the schema of the database that shows the relation in the database that attributes the primary key and the foreign key, मतलब आपका schema diagram जो होता है, schema diagram एक्चुअली कहा जाता है जो होता है is the pictorial representation है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखो मैंने आपको बोला था कि पूछा हुआ है फिर से यहाँ पे, टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेशन को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो डीडीएल कमांड जो है उसका यूज़ हो जाए। डीडीएल कमांड कौन सा है यहाँ पे, ड्रॉप द टेबल, मतलब आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे डिलीट और रिमूव का अलग अलग पर्पस होता है, हाँ रिलेशन को रिमूव मतलब डेटाबेस को मतलब रिमूव करने के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता। पूरा आपको
टेबल जो है हाँ उसको निकाल देना है, तो वहाँ पे डिलीट का यूज़ करते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। रिलेशन अलजेब्रा इज अ ब्लैंक क्वेरी लैंग्वेज दैट टेक्स द टू रिलेशन एज अ इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन एज अ आउटपुट ऑफ द क्वेरी। मतलब कौन सा, मतलब रिलेशन अलजेब्रा आपका कैसा लैंग्वेज है? रिलेशन अलजेब्रा जो है जो आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ब्लैंक रिफर्स टू अ लीनियर कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स। लीनियर कलेक्शन डेटा आइटम मतलब आपका लिस्ट जो होता है, लिंक लिस्ट जिसकी हम बात करते हैं, लीनियर कलेक्शन डेटा आइटम कहा जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। इसमें से कौन सा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ऐसा बोला हुआ है। हाँ, सो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है ये नॉट एफिशिएंट, देखो मस्ट बी ए सॉर्टेड एरे होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे इज एक्सपेंसिव व्हेन अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीटेशन आर नीडेड, देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म टू एक्सेस द मिडिल एलिमेंट डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज नॉट एफिशिएंट व्हेन द डेटा एलिमेंट्स आर मोर देन 15,000। ये जो है ये नॉट लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन नहीं है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है कितने भी एलिमेंट हो आप कोई दिक्कत नहीं होता। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आएगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑफ प्रायोरिटी क्यू सॉर्टिंग टाइप। प्रायोरिटी क्यू सॉर्टिंग टाइप जो होता है सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में पूछा है, आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज अ प्रायोरिटी क्यू सॉर्टिंग टाइप। तो प्रायोरिटी के लिए हम सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हैं। देखो प्रायोरिटी क्यू के बेस पे 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रायोरिटी क्यू जो होता है हाँ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम हीप जो होता है उसका यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, अ ब्लैंक इन द टेबल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यू। मतलब टेबल में जो आपका रो होता है दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है, पिटा हुआ क्वेश्चन है, सुपर की जो होगा यहाँ पे आपका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। किसमें, इसमें से कौन सा प्रोसीजरल लैंग्वेज है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रिलेशन अलजेब्रा जो होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है, तो रिलेशन अलजेब्रा ही आएगा। एक ही क्वेश्चन दो बार, यहाँ पे देखो दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी। आपका रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है। देन एफडीडीआई यूजेस द विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल टोपोलॉजी। एफडीडीआई जो आपको पता है कि आपका एफडीडीआई जो होता है और रिंग टोपोलॉजी का आप यूज़ करते हो, सो यहाँ पे रिंग जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। देन एफटीपी स्टैंड्स फॉर, एफटीपी मतलब आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। The logical or mathematical model of a particular organization data is called as, मतलब लॉजिकल जो ऑर्डर होता है पर्टिकुलर मैथमेटिकल इसको हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। इसलिए तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो उसका डेफिनेशन है अ लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। एंड ए मीटर इज, ए मीटर जो आपका होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। द फंक्शन ऑफ शंट इन द ए मीटर, आपका शंट जो होता है मीटर के में लगाते हैं उसका फंक्शन क्या होता है ऐसा पूछा हुआ है। टू बाईपास द करंट है, मतलब वो करंट को बाईपास कर देता है ताकि आपका मतलब जो भी ए मीटर में आपका शंट लगा हो गया, मतलब शंट लो वैल्यू का रखा जाता है कि बाईपास करंट मतलब जो है वो मिनिमम करे और आपका मतलब मैक्सिमम करंट जो है ए मीटर से पास हो ताकि आपको मैक्सिमम अच्छा रीडिंग जो है वो मिल पाए। नेक्स्ट, इंडक्टेंस इफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो। इंडक्टेंस में जो होता है आपको पता है कि इंडक्टर जो होता है डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट ट्रांजिट की हम बात करो तो। सो एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ आप कोई भी मतलब करोगे तो उसमें इंडक्टेंस जो ऑलवेज इफेक्ट करेगा, सो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है। हाँ, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज है, और इसका आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये रेजोनेंस पे है। एंड ऑसिलेटर इज बेसिकली एन एम्पलीफायर विथ, ऑसिलेटर जो होता है बेसिकली एम्पलीफायर विद द इनफाइनाइट गेन, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, मतलब यहाँ पे जो गेन होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है, इनफाइनाइट गेन हो जाता है। कॉमन चैनल सिग्नल सीसीएस की यहाँ पे बात की हुई है। सीसीएस जो होता है हाँ डज नॉट यूज द स्पीच और डेटा पाथ फॉर द सिग्नलिंग, आप ऐसा भी कह सकते हो, ये भी सही आंसर है। और नीड्स नो एडिशनल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज, ये भी मतलब आप कह सकते हो। तो ये दोनों आंसर जो यहाँ पे है मेरे हिसाब से सही होने चाहिए। हाँ, आपका सीसीएस जो होता है डज नॉट नीड स्पीच और डेटा, मतलब कॉमन चैनल सिग्नलिंग जो होता है सेपरेट कॉमन चैनल फॉर द पासिंग कंट्रोल सिग्नल्स फॉर अ ग्रुप ऑफ ट्रंक और इन्फॉर्मेशन पाथ। और आपका सिग्नलिंग डज नॉट यूज द स्पीच और डेटा पाथ फॉर द सिग्नलिंग। हाँ, स्पीच और डेटा पाथ जो होता है वो सिग्नलिंग के लिए यूज नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जे होगा, ये भी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ट्रांसमिशन मोड इज यूज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन अलॉन्ग द टेलीफोन लाइन्स, आपका सीरियल ट्रांसमिशन जो है इसका यूज करोगे
ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ब्लैंक इज द सर्किट स्विच नेटवर्क वाइल द ब्लैंक इज द पैकेट स्विच। आपका टेलीफोन जो होता है सर्किट स्विच होता है, एटीएम जो होता है वो आपका कैसा होता है, पैकेट स्विच होता है। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। आईएसडी एंड एनएलएस डेटा बटन टू ऑल डिजिटल सर्विस, ये भी पिटा हुआ क्वेश्चन है, आपकी बहुत सारी एग्जाम में पूछ लिया, हालांकि जीएल या सी में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो आईएसडी जो होता है डेटा बटन टू द ऑल डिजिटल सर्विस, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीफोन चैनल क्या होता है, सिंपली मतलब आपको पूछा हुआ है 3 किलोहर्ट्ज़ का होता है। सो ऑप्शन ए जो आएगा, यही देखो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, इस क्वेश्चन दूसरी बार पूछ लिया, ऐसा मतलब तीसरा क्वेश्चन आया जो 2 बार मतलब आपका एक ही पेपर में रिपीट हो रहा है। देन एयरलॉन्ग मतलब आपको पता है कि यूज द बिजी पीरियड जो होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। आपका टेलीफोन ट्रैफिक जो होता है वो मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है सही आंसर आएगा। देन STP दैट इज द सिग्नलिंग ट्रांसफर पॉइंट एग्जिस्ट इन द आपका SS7 जो होता है सिग्नलिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें STP आता है। कार्नोफ मैप इज नीडेड इन द पर्पस, क्या होता है, टू मिनिमाइज द आपका जो होता है बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, टू मिनिमाइज द टर्म्स इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर है, देखो दूसरी बार पूछ लिया, वहाँ पे ऑप्शन अलग थे, यहाँ पे ऑप्शन हालांकि अलग है, लेकिन वहाँ पे बाकी के जो गलत ऑप्शन है वो सेम ही थे ऑलमोस्ट। हाँ, सो स्टेक जो यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आप ऐसा कह सकते हो, वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था, यहाँ पे स्टेक दिया होता था। चौथा क्वेश्चन आया जो दूसरी बार पूछ लिया है, ठीक है। द IP इज ब्लैंक बीट्स ऑफ लेंथ, आपका IP जो होता है आपको पता है कि IP देखो काफ़ी लोग यहाँ पे 8 बीट लिख के आ जाते हैं, ये 8 बीट होता है वो बाइट होता है, IP नहीं होता। IP जो होता है वो 32 बीट का होता है। सो ऑप्शन जो आपका आएगा वो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी जो है वो सही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देखो आप क्योंकि जनरली आपको एग्जाम में पूछते हैं कि 1 बाइट इक्वल टू कितना बीट होता है, तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आपको ऑप्शन देख के ही मतलब ऐसा लगना है कि 8 बीट आएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, IP कितने बीट का है, तो IP जो होता है वो 32 बीट का है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कह सकते हो, मतलब सिंपली आप एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करो, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा हुआ है FM सिग्नल इज लेस अफेक्टेड बाय, FM सिग्नल इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। आपको पता है कि FM सिग्नल जो होता है नॉइस से बहुत ही कम फिट होता है। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। NAND गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज उसका यूज करके आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो ऑल द लॉजिकल फंक्शंस कैन बी रियलाइज बाय यूजिंग अ NAND गेट ऑन, मतलब कह सकते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 1, आपका आउटपुट 1 कब होगा, OR गेट का जब आइदर और बोथ द इनपुट आर 1 होंगे, मतलब 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। तो ये सारे कंडीशन में आपका आउटपुट ऑफ OR गेट क्या होगा, 1 होगा, मतलब 0 0 होगा, तभी आपका आउटपुट जो है 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्लैंक चिप इंटीग्रेटिंग ऑल द फंक्शन ऑफ द CPU ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक सिंगल चिप है। हाँ, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आएगा वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। मेन स्टोर ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मेन स्टोर को मेन मेमोरी भी आप कहते हो, और इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी कह सकते हो, क्योंकि आप जब भी चाहे तो इमीडिएटली एक्सेस भी कर पाओगे। हाँ, इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे दोनों आपका ऑप्शन हो ए बी एंड ए सी मतलब दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट। सो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। सिलिकॉन पीस विथ अ सर्किट ऑन इट, मतलब इसे आप क्या कहते हो, चिप कहते हो। सो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्स, बिल्कुल होता है। सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल होता है। लिंक टू द इंटरफेस द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ मेंशन यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय, सेमीकंडक्टर जो होता है आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होता है। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन दैट इज बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, मतलब कौन सा फॉरवर्ड बायस होता है, देखो तो आपका फोटोडायोड फोटोवोल्टिक सेल जो होता है दोनों ही रिवर्स बायस में काम करता है। आपका एलईडी जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। सो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो क्या होंगे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही तो मतलब आपका होता है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, फोटोन जो है वो इम्पार्ट होते हैं, तो फोटोन की वजह से आपका हीट एनर्जी जनरेट होता है। और फोटोन एनर्जी होता है वो फोटोन एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप दोगे, मतलब ये एक्सटर्नल एनर्जी जो है आपका फोटोन एनर्जी हो गया तो हीट एनर्जी होगा, जिसकी वजह से देखो एनर्जी जनरेट भी सिलिकॉन से होता है। ये एनर्जी देने से सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक भी होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जो होंगे वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। देन CPU कंसिस्ट ऑफ द, CPU में आपको पता है क्या होता है, आपका मतलब मेन स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। अरिथमेटिक लॉजिक बिल्कुल होता है। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मतलब सब कुछ होता है। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। कॉर्डेक यूजेस, कॉर्डेक जो होता है मतलब आपका, हाँ आप ऐसा कह सकते हो कि
कोडेक जो होता है सिंपली आपका, हाँ, कंप्रेसर एंड डी कंप्रेसर आप ऐसा भी कह सकते हो। ये जो होता है आपका पीसीएम एंड डेटा मॉड्यूलेशन जो है उसका यूज़ करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है मतलब आपका कौन सा आएगा, सी जो है वो सही आंसर आएगा। देन क्रॉस टॉक जो होता है वो क्या होता है ऐसा पूछा हुआ है। तो जो डिस्टर्बेंस आता है आपका मतलब नियर बाय चैनल में और द सर्किट ड्यू टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल से क्रॉस टॉक कहते हैं। तो डिस्टर्बेंस कॉज इन द नियर बाय चैनल और द सर्किट ड्यू टू ट्रांसमिटेड सिग्नल, इससे क्या कहा जाता है, क्रॉस टॉक कहा जाता है। व्हाट इज द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है ऐसा पूछा हुआ है। हाँ, तो मतलब एक टास्क है जिसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपका यूजेबल इन्फॉर्मेशन में आप कन्वर्ट करते हो। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। द नंबर ऑफ डिजिट इन द ऑक्टल कितने होते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है। सिंपली आपका ऑक्टल में 8 डिजिट का यूज करते हो। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आईसीस आर, आईसी जनरली होते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के होते हैं। सो बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, मतलब ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव देन द इनपुट सिग्नल कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। मतलब आपका मॉड्यूलेटेड आपका जो है फ्रीक्वेंसी एफएम जो है वो लेस देन एफसी है। हाँ, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव हो गया, मतलब जो मॉड्यूलेटेड होने के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सिग्नल जो आपको मिलेगा। इन द मॉडेम, मॉडेम की बात करें तो सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स, आप कह सकते हो डिजिटल सिग्नल चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव और डिजिटल सिग्नल एम्पलीफाई क्या होता है। तो आपका डिजिटल सिग्नल मॉडेम में होता क्या है, एक्चुअली मॉडेम में जो है डिजिटल सिग्नल जो होता है वो चेंज होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव। तो आप कह सकते हो मतलब आपका जनरली मॉड्यूलेशन डिमोड्यूलेशन दोनों होता है। हाँ, एक जगह पे आपका क्या होता है कि आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हो और एक जगह पे एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट करते हो, मतलब दोनों उल्टा जो है कन्वर्जन आप करते हो। सो इसीलिए उसको मॉडेम कहा जाता है। मतलब डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव, मतलब आपका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट सिग्नल जो होगा डिजिटल सिग्नल, हाँ, उसको कन्वर्ट करके देगा और फिर आउटपुट में अगेन जो है उल्टा करेगा। मतलब आपका मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा उसको अगेन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। हाँ, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये चेंज होगा। मॉड्यूलेशन इज यूज टू, मॉड्यूलेशन का यूज हम क्या करते हैं, टू एंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन मे बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, इसके लिए जो है हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे तो दिए हुए ऑप्शन है हालांकि सारे सही हैं, मतलब बैंडविड्थ जो रिड्यूस करेगा वो। हाँ, अलाउ द यूज ऑफ प्रैक्टिकेबल एंटेना, सेपरेट द डिफरेंशियल ट्रांसमिशन आप कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करने के लिए जो मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, हालांकि आप कह सकते हो कि ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द आर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो फिगर आपको दिया हुआ है बहुत ही सिंपल फिगर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ द आर आपको पूछ लिया है। मतलब देखो सिंपली इस फिगर को सॉल्व करें तो ये 10 ओम पैरेलल में है। तो ये सर्किट जो सिंपली आपका ऐसा बन जाएगा कि 10 ओम पैरेलल में, मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपको 8 एम्पियर करंट ड्रो हो रहा है ऐसा दिया हुआ है। अब देखो आर आपको फाइंड करना है तो सिंपली आप आर फाइंड करवाओगे। आपका सिंपली ओहम्स लॉ लगाना है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी जो है आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, आई आपको 8 एम्पियर दिया हुआ है, आर आपका होगा क्या होगा आर प्लस 5 ओम, दोनों सीरीज में आ गया तो अब आर प्लस 5 होगा सिंपली आपका। हाँ, तो आप सिंपली करोगे ये 10, मतलब आप करोगे इसको सॉल्व तो आपका सॉरी 100 वोल्ट आपको दिया हुआ है, हाँ 10 वोल्ट नहीं। सो 100 डिवाइड बाई 8 करोगे, हाँ, तो आपको 25 मतलब 12.5 मिलेगा। 12.5 इज इक्वल टू आर प्लस 5 हो जाएगा और आर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 12.5 माइनस 5 मतलब 7.5 जो हमें वो मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द डीसी सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस वुड बी, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है डीसी सर्किट में आपको पता है डीसी सर्किट में जो मतलब आपका डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर जो होता है वो ऐसे शॉर्ट वर्क करता है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपका देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करो तो क्या होता है आपको सिंपली अगर आपको कॉन्सेप्ट से जाना है तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो डीसी मतलब आपका फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल टू जीरो है, मतलब आपका जो है मतलब स्ट्रेट पाथ है, नो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नियरली इक्वल टू जीरो है। तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा भी आप कह सकते हो। रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, आपका रिपीटर जो होता है वो फिजिकल लेयर में वर्क करता है, आपको पता है। सो ऑप्शन ए जो आएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस मॉड्यूलेट द डिजिटल सिग्नल into analog signal that can be sent over the traditional telephone line। तो मतलब आपका मॉडेम जो होता है, हाँ, वही ये काम करता है। देखो मॉडेम का क्वेश्चन भी है, 5वां क्वेश्चन है जो यही क्वेश्चन दूसरी बार पूछ लिया एग्जाम में। हाँ, ऊपर पूछा होता कि मॉडेम क्या करता है और यहाँ पे हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन, हाँ, एक जगह पे ऑप्शन दिया हो, एक जगह पे आंसर दिया हो। अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपके 10 मार्क तो यहाँ पे ऐसे ही बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। इसके लिए हम एसएमटीपी का यूज़ करते हैं, आपको पता है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज इट द वन
टाइम। इज कॉल्ड एज मतलब आपका कंपाइलर जो ये काम करता है, सो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कंपाइलर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट्स फंक्शन इन द सीपीयू? सीपीयू क्या करता है आपका, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है सीपीयू क्या करता है, नहीं दिया हुआ है, सीयू क्या करता है ऐसा दिया हुआ है। हाँ, सीयू जो होता है आपका तो डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करता है। सो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द सेट ऑफ टॉर्क इज प्रोवाइडेड इन द डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर? डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क, सारा टॉर्क होता है। सो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। डायनामोमीटर टाइप व्हाट मीटर रिस्पॉन्ड टू द, डायनामो टाइप ऑफ मीटर जो होता है दैट इज रिस्पॉन्ड टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर करेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए जो आएगा बिल्कुल सही आंसर आएगा, आप ऐसा कह सकते हो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डिवाइस यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। ओहम मीटर इज बेसिकली, ओहम मीटर जो होता है बेसिकली आप एमीटर होता है ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज अ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव? तो वेन ब्रिज जो आपका होता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है। सो ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एन इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज इन, इंडक्शन वाट मीटर जो होता है उसको आप ऐसे सर्किट ऑनली मतलब ऐसे में ही यूज़ करते हो। सो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ऑनली एट द जंक्शन इन द नेटवर्क। किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है आपको पता है क्या होता है कि जंक्शन पे जो करंट एंटर हो रहा है और जो लीव हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम होता है। सो जंक्शन पे जो किरचॉफ करंट लॉ लगाया जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हो। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट ब्रेकर जो होता है हाँ सिंपली आपका करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। What is the primary principle? तो फ्यूज का प्राइमरी प्रिंसिपल क्या होता है? टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट फ्लो फ्रॉम द लाइन, मतलब आपका एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। तो जेटी वाले से आपके इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हैं। अगर आपको एक दो सॉल्व करने तो आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो गुड इज टू पास देन होप इज टू, गुड पास्ट में होता है तो होप कहाँ पे होता है? फ्यूचर में होता है। सो ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का दिया हुआ है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ बाद में, क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। If P into Q means P is the brother of Q and P divided by Q means the P is son of Q, then P minus Q means the P is sister of Q, then which of the following relation will show the Q is the maternal uncle of P? देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो। हाँ मतलब आपको सिंपली हो जाएगा, मतलब इजीली सॉल्व कर पाओगे। Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P ऐसा दिया हुआ है, मतलब Q का मैटरनल अंकल मतलब Q जो है P का मैटरनल, किसका मतलब क्या हुआ कि Q की एक सिस्टर होगी। हाँ जो यहाँ पे बीच में रिलेशन में तीन रिलेशन दिए हुए Q R P, तो Q की सिस्टर होगी R और R जो है उसका सन होगा आपका P जो है दिया हुआ है ये, मतलब तभी तो P जो है इसका मैटरनल अंकल Q होगा। हाँ तो मतलब ये सिस्टर होगा। अब देखो अब रिलेशन देखना है क्या दिया हुआ है, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, तो इस रिलेशन का हमें कोई काम नहीं है। हाँ P डिवाइड बाई Q मीन्स द P इज सन ऑफ Q, तो इसका हमें काम है, मतलब हमें क्या करना है R डिवाइड बाई Q करना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है हाँ मतलब आप करोगे तो सॉरी P और R मतलब जो है P जो इज सन ऑफ R है तो आप क्या करोगे P डिवाइड बाय R करोगे, इसका मतलब क्या हुआ P इज सन ऑफ R। हाँ मतलब ऐसा हुआ, तो ये रिलेशन हमें चाहिए क्योंकि हमें सन का रिलेशन चाहिए, तो P डिवाइड बाय Q करेंगे मीन्स द P इज सन ऑफ Q, तो यहाँ क्योंकि जगह पे R रख देंगे P डिवाइड बाय R करेंगे तो P इज सन ऑफ R हो गया। ओके हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें P सिस्टर ऑफ Q, ये रिलेशन भी चाहिए। सो यहाँ पे P Q का मतलब होगा P सिस्टर ऑफ Q, लेकिन यहाँ पे Q इज सिस्टर जो है मतलब आपका R जो है दैट इज सिस्टर ऑफ Q है, सो आपको दिखाना है। सो आप क्या करोगे R माइनस Q करोगे तो R इज सिस्टर ऑफ Q, ये हो गया। सो इन दोनों रिलेशन को मतलब आप मिला दो, R R मतलब P डिवाइड बाई Q माइनस R, कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन आपको, मतलब P डिवाइड बाई मतलब सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लिख लेते हैं P डिवाइड बाई R माइनस Q। हाँ सो ये कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पे आगे और भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम इस सीरीज में ओनली टेक्निकल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसी का हम बात करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट है और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। यहाँ पे जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको दिखाने वाला था वो ये है कि देखो 2016 जो है हाँ इसमें 3 पेपर हुआ बैक टू बैक। अगर आप एनालिसिस करोगे आपका जो मतलब ये पेपर हुआ आपका हाँ 5th मंथ में मतलब 22/5/2016 को, और आपका लास्ट पेपर जो हुआ 11 दिसंबर 2016 को, इन दोनों को आप अगर कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही सिमिलरिटी मिलेगी। हाँ सिमिलरिटी मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है हाँ कि आपको ऐसा ही लगेगा कि इस क्वेश्चन पेपर जो है वो दोनों सेम ही क्वेश्चन पेपर है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। हाँ मतलब क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन रिपीट पूछे गए हैं, और इसका मतलब देखो
आपका 2022 में भी ऐसा पॉसिबल है। ये भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हुआ था, ये भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर एक ही हुआ था। तो यहाँ पे आपको ने देखा होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ, इसमें बहुत सारे बंदे मतलब ऐसे भी पास हो गए, मतलब जिसको जिसको देख के ऐसा लगा कि ये जीटीओ बन गए, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा इतना क्यों ऐसा हुआ, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देखो 5 महीने पहले जो क्वेश्चन पेपर आया उसी में से इवन नॉन टेक्निकल में, हाँ नॉन टेक्निकल भी आप एनालाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ लिए हैं। सो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट जो है आप इजीली पास तो क्या आराम से मतलब 100 मार्क कवर कर लो, उतना रिपीट पूछ लिया था। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर है, ऐसा आप कह सकते हो कि रिपीट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इसमें पूछे हुए। आप ऑलमोस्ट देखोगे तो आपको हार्डली 10-15 क्वेश्चन इसमें जो है नए मिलेंगे। बाकी पहले आप 2013 के पेपर सॉल्व किए हो तो रिपीट देखो यहाँ पे, हालांकि रिपीट यहाँ पे नहीं पूछा गया है, रिपीट इस क्वेश्चन पेपर पूछा गया है क्योंकि हमने पहले ये सॉल्व किया था, इसके बाद में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे सारा रिपीट पूछा गया है, तो लेकिन इस क्वेश्चन पेपर पहले आया था, मैं आपको बता दूं, इसके बाद में इस क्वेश्चन पेपर जो आया था वो ये आया था, जिसका हमने नाम दिया है 2016। तो यहाँ पे हम नाम देंगे इसका 2015। तो दिस ऑल अबाउट द JTLSC 2015 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ये जो रिक्रूटमेंट ये 2013-14 हुआ था उसके लिए एग्जाम जो हुआ था उसकी हमने आज बात की है। अगर इस क्वेश्चन पेपर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहाँ से गलत लग रहा है तब भी आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे अगर मुझे सही लगेगा तो मैं देखो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी है, नॉर्मल ह्यूमन एरर हो जाता है या काफ़ी बार जल्दी में जो है आंसर गलत बता देता है, ऐसा भी होता है। सो मैं करेक्ट कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बताया मतलब सही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है और आपने सही आंसर मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, हम तो मैं फिर से एक बार रीचेक करूँगा मेरे आंसर को, और अगर सही होगा तो मैं कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगा कि ये आंसर गलत है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। हाँ, इसमें मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैंने गलत क्यों बताया, ऐसा कोई भी गलत बता सकता है। हाँ, मैं नॉर्मली वंस जो है वो पेपर के थ्रू जाता हूँ, एक बार मतलब पेपर देख लेता हूँ और बाद में सीधा आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो होती है। देखो यहाँ पे मतलब तुक्के मार रहे, ऐसा नहीं होता। कोई ये भी कमेंट कर रहा है, देखो सबका अलग अलग होता है, हमें सबको एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, तो उसको मुबारक, उसका जो भी नॉलेज है वो, ठीक है। मेरा काम है, मैंने सब मतलब देखो ये पेपर भी मतलब आपको मैंने बताया कि इसमें रिपीटेड है, फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैंने आपने लास्ट पेपर में बोल दिया था कि मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आने लगा कि सर आप नेक्स्ट पेपर जो बाकी है सॉल्व करवा दीजिए। तो अभी भी 1-2 पेपर बाकी है, उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। सो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।